नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार देशमुख है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजर ल्यूब टेक्निकल सेल्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं गेट मेंटर के साथ 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और बीआईटी दुर्ग 2011 बैच पास आउट हूँ। मुझे आज भी अरविंद राय सर की वो पहली क्लास याद है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, वरना हम भी उस भेड़ चाल का हिस्सा होते। गेट एस्पिरेंट से मेरा ये बोलना है कि किसी भी एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करने के माहौल में होते हैं और दूसरे वो जो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है। चलिए दोस्तों, टुडे विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों, इसके लिए जो बुक मेरे को रेफर करनी है वो आइदर आप पीके नाग यूज कर सकते हो, ये आपके पास में होगी पीके नाग या सेंजल बोल्स। ये दो किताब में से कोई एक किताब आप यूज कर सकते हो। पीके नाग ऑलमोस्ट सबके पास में होगी, तो आई एडवाइज कि आप लोग पीके नाग को ही रिफर करेंगे। पीके नाग और सेंजल बोल्स में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो चीजें सेंजल बोल्स में हैं वो सारी की सारी चीजें आपको पीके नाग में मिल जाएंगी, लेकिन पीके नाग में वो चीजें कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में हैं। यानी कि पीके नाग में सिर्फ मुद्दे की बात लिखी हुई है और सेंजल बोल्स में एक्सप्लेनेशन होता है। तो जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे होते उनके लिए बेटर बुक जो है दैट कुड बी सेंजल बोल्स, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर बुक जो है वो पीके नाग है। आप यहाँ से क्लास से पढ़ के जाते हैं, उसके बाद आप पीके नाग को पलट के देख लेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। तो ये थर्मोडायनामिक्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो जो थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा है पहले तो उसको भूल जाओ। जो भी आपने थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा है उसको भूल जाओ। यहां पे थर्मोडायनामिक्स जो मेरे को पढ़ना है वो मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और थर्मोडायनामिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर्स। काहे के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करने के लिए थर्मोडायनामिक्स आ जाता है। हाँ। हम्म, ठीक बात है। हाँ, कहाँ पे यूज होता है? इंडस्ट्रियल चीजों में, बॉयलर में। देखो, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या है? दैट इज द मैकेनिकल वर्क। जो कुछ भी होना है उसके लिए मेरे को चाहिए क्या? मैकेनिकल वर्क। ये पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सबके लिए हमको चाहिए मैकेनिकल वर्क। तो ये मैकेनिकल वर्क को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो मैकेनिकल वर्क को हम प्रोड्यूस करते हैं केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके। उसके बाद जैसे तुमने कहा कि कोई प्रोसेस होती है तो उसमें हीट लॉस होता है। बेसिकली हीट लॉस नहीं होता, हीट लॉस कुछ नहीं होता। अगर हम थर्मोडायनामिक्स की भाषा में बात करें तो हीट लॉस नहीं होता कुछ भी, हम आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को। नुकसान होता है मैकेनिकल वर्क का। तो मेरे को थर्मोडायनामिक्स जो पढ़नी है उसमें सिर्फ एक चीज मेरे को ध्यान में रखना है कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं हीट और वर्क की। सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम सब। थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। और जब भी मैं पूछता हूं एंट्रोपी क्या होता है, 99% मैकेनिकल इंजीनियर बोलता है कि रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स। अरे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए एंट्रोपी मेरे को यह बताता है कि ये भैया ये प्रोसेस से कितना मैकेनिकल वर्क का नुकसान होने वाला है या कितना मैकेनिकल वर्क को मैं सेव कर सकता हूं। तो हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है
एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और जैसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वैसे आप पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि थर्मोडायनामिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अदरवाइज आप हमेशा एटम और इलेक्ट्रॉन्स में घूमते रहेंगे, थर्मोडायनामिक्स आपको मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी समझ में आएगी नहीं। तो आज मैं कुछ टर्मिनोलॉजी, आज और कल की क्लास में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ये दो क्लास में जो हम टर्म यूज करेंगे आगे वो हम डिस्कस करेंगे। और यदि इन टर्म्स को आपने समझ लिया तो आगे थर्मोडायनामिक्स समझने में आपको जरा सी भी तकलीफ होने वाली नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो अपना जो केमिस्ट्री का ज्ञान है, वो एटम्स का मूवमेंट है, एटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनामिक्स को हमको समझना है और ये बहुत ही आसान काम है। चलो मैं तुमको बताता हूं कि कितना आसान काम है मैकेनिकल इंजीनियर का। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम नहीं, ज्योग्राफी की प्रॉब्लम होगी, हिस्ट्री की प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी घर की कोई प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है उसका मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस और दूसरा होता है उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अब क्या होता है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, इसको समझ जाओगे तो समझ में आएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितनी आसान है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी है आपको तो व्हाट डू यू थिंक, क्या है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत सही आपने जो कहा, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। मैक्रोस्कोपिक जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम किसी सिस्टम के जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की स्टडी नहीं कर रहे होते। हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं कि वो सारे एलिमेंट मिलकर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए। सब लोगों ने मिलकर परिणाम क्या दिया, हम सिर्फ उस परिणाम की चिंता कर रहे होते हैं। हम ये चिंता नहीं कर रहे थे कि इस क्लास में इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। हम क्या चिंता कर रहे हैं कि सबने मिलकर फाइनल आउटपुट मेरे को क्या दिया। तो मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हमको सिस्टम के सारे एलिमेंट्स के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्या होता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस? इन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस वी एनालाइज system as a whole without knowing the effect of individual element मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मैक्रोस्कोपिक जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, सिस्टम का एलिमेंट क्या कर रहा है उस पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात समझ में आई? अब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हमको रिजल्ट लाने के लिए इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी अबाउट each and every element of the system and final result
is obtained by combining the effect of all the elements using statistical techniques. मोटा मोटी बेसिक अंतर समझो। अगर आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, बस इस पे आपको ध्यान देना है। और माइक्रोस्कोपिक में क्या करना है, सारे एलिमेंट के बिहेवियर को, अभी मैकेनिकल की भाषा में नॉर्मली हम एलिमेंट को एटम बोल देते हैं, कि सारे एटम की हम एनालिसिस करेंगे और उनका जो इफेक्ट होगा उसको फिर अपन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके, एवरेजिंग करके, मीडियन निकाल के, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करनी है उस स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके उन सारे के इफर्ट को हम कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। राइट? रिजल्ट हमको दोनों में सेम मिलेगा। अगर हमारी टेक्निक सही है तो हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें या मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, हमको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। राइट? एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा आपको। ये एक सिस्टम है, ठीक है? इसमें कोई गैस भरी हुई है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। राइट? गैस है तो गैस के एटम्स भी होंगे यहां पे। राइट? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को ये चैम्बर के अंदर जो प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है। राइट? आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या करोगे मेरे भाई, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक प्रेशर गेज लगा दो, एक प्रेशर गेज लगा दो, तो ये प्रेशर गेज की रीडिंग आप निकाल लोगे। आपको क्या पता करना था? प्रेशर। प्रेशर गेज लगा दिया, चैम्बर के अंदर कितना प्रेशर है मालूम चल गया। मालूम चला कि नहीं चला? यही काम था ना, यही काम था ना कि मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना था। अच्छा, प्रेशर मेरे को मालूम चल गया, मेरा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया। राइट? अच्छा, ये वाले आइटम ने क्या किया, ये वाले आइटम ने क्या किया, ये वाले आइटम ने क्या किया, किसने ज्यादा काम किया, किसने कम काम किया, ये मालूम चला? मालूम करने की जरूरत थी? आइडियली मेरे को मालूम करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था प्रेशर को फाइंड आउट करना। कौन सा तरीका किया भाई ये? कौन सा तरीका किया ये, माइक्रो या मैक्रो? MACRO। प्रेशर गेज लगा दिया तो कौन सा तरीका हुआ? MACRO। आई बात समझ में? अभी इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से अगर प्रेशर निकालना होगा तो बेटा हर एटम के इफर्ट को मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा और उसको फिर एक स्टैटिस्टिकल मेथड से मैं कंबाइन करके फिर जो सिस्टम का फाइनल प्रेशर है वो मैं आपको बताऊंगा। आई बात समझ में? कौन सा आसान है? पहला वाला आसान है। कितना आसान है? दूसरे वाले से कितना आसान है? दूसरे वाले की तुलना में कोई इफर्ट ही नहीं है। तो ये बात समझ में आई कि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस जब अपन करने जा रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में मेरे को कम इफर्ट लगा, बहुत कम इफर्ट लगा। राइट? तो बेटा आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो और आप लोग का पूरा काम जो है वो माइक्रोस्कोपिक ही है। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, मॉस पढ़ो, FM पढ़ो, सब जगह आपको जो एनालिसिस करनी होती है वो माइक्रोस्कोपिक ही करनी होती है। राइट? तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सही ढंग से पढ़ोगे तो इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे आसान ब्रांच है। अच्छा, लेकिन अब एक सवाल बच गया कि सर ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जब इतनी आसान है तो वो बेवकूफ लोग कौन है जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं? क्या जरूरत है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने की?
अरे केमिकल नहीं है अभी कोई एग्जैक्ट, तो तुमको प्रेशर के अच्छा लगा लो, एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी, क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए एक लिमिटेशन है कि एक सिस्टम जो है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। अगर बहुत छोटा सिस्टम होगा, बहुत छोटा सिस्टम होगा, तो मैं वहां पे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, सॉरी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस मेरे को सही परिणाम नहीं देगा। तो जब आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हो तो 3 लोगों के बीच में मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं कर सकते। जब 30,000 लोग होंगे तभी जाके मैं मैक्रो एमएसीआर मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकता हूं। आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका सिस्टम बहुत ही छोटा है तो फिर वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपको माइक्रोस्कोपिक के लिए जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा वहां पे? मैक्रोस्कोपिक क्यों नहीं कर सकते? छोटा है तो क्या हो जाएगा? क्यों गलत मिलेगा? इसलिए गलत मिलेगा क्योंकि अगर कम लोग हैं तो एक आदमी की ज्यादा मेहनत ओवरऑल रिजल्ट को बदल देगी। अगर 1,000 लोग हैं तो उसमें कोई कम मेहनत करे या कोई ज्यादा मेहनत करे तो ओवरऑल रिजल्ट पे तो कोई अंतर नहीं आना। लेकिन 2 ही लोग हैं, अगर एक ने ज्यादा मेहनत कर दी तो रिजल्ट ऊपर चला जाएगा, एक ने कम मेहनत करी तो रिजल्ट नीचे आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को आप यहां पे समझ लो। चलो इसी एग्जाम्पल को अपन यहां समझते हैं। मान लो मान लो कि ये सिस्टम में 4 एटम होते बस, या 6 एटम होते। अभी क्या होगा, जैसे एक एटम जाके वॉल से टकराएगा, यानी कि एक एटम जो है वो पूरे प्रेशर की रीडिंग को चेंज कर देगा। जब कोलिजन होगा फट से मेरा प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर यहां पे 4 एटम है तो प्रेशर गेज मेरे को क्या रीडिंग दिखाएगा? वो मेरे को एक कांस्टेंट रीडिंग नहीं दिखाएगा। मेरा प्रेशर गेज का जो कांटा है वो घूमता रहेगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे को नहीं देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि ये वाला जाके कुछ कर दिया तो प्रेशर गेज की रीडिंग बढ़ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इस सिस्टम में 4 ही एटम होते तो वहां पे मैं एमएसीआर मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं कर पाता, क्योंकि एक एटम जाके पूरे रिजल्ट को चेंज करके आ जाता। राइट? तो अगर सिस्टम मेरा बहुत छोटा है तो मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, वहां पे मैं एमएसीआरओ अप्लाई नहीं कर सकता। तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी है। अभी मान लो इसमें क्या होगा, इसमें अगर 10 लाख एटम है तब भी क्या मेरा प्रेशर गेज वाइब्रेट करेगा क्या? अब एक एटम के टकराने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको प्रेशर गेज एक कांस्टेंट रीडिंग दे देगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमेशा हमारा सिस्टम इतना बड़ा होता है। नो डॉक, बोलो इधर 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 बोलो यार, जब मैं क्लास में होता हूँ मेरे से बात करो। क्या हो गया? अच्छा लिख लेना बाद में। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि सर तो मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि कब मैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकता हूं? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम। कंटिनम एग्जिस्ट करना चाहिए। कंटिनम एग्जिस्ट करना चाहिए। इन दैट कंडीशन आई कैन अप्लाई द एमएसीआरओ अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बच्चों, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आप सिक्का उछालो और सिक्का उछाल के आप मेरे को बताओ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिक्का उछालो और सिक्का उछाल के आप मेरे को बताओ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपने क्या किया, एक बार सिक्का उछाला, हेड आ गया,
तो आपने बोल दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100%। हेड आया तो आप बोले हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100%। ऐसे आप करोगे क्या? आपको पता नहीं है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, अभी आप उस चीज को भूल जाओगे, आपको मालूम है। आप एक बार सिक्का उछालोगे और जो आया बोलोगे हेड आ गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100%, और टेल आने की, अगर टेल नहीं आया, टेल आ गया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 100%। ऐसा करोगे क्या? क्या करोगे? चांस ले लोगे भाई। कितना चांस लोगे? 100% गलत होने का चांस है तुम्हारा मेरे भाई। आपको एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार सिक्का उछालना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार आप सिक्का उछालोगे उतना आपका सही रिजल्ट पढ़ाने की संभावना बढ़ेगी। तो एक बार सिक्का उछाल के मैं परिणाम नहीं ले सकता। एक बार जब सिक्का उछल रहा है तो वो मेरा सैंपल साइज, मेरा सिस्टम बहुत ही छोटा है, वहां पे मैं MACRO अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकता। आपको बात समझ में आ रही है? तो होगा क्या, मान लो मैं एक बार सिक्का उछालता हूं, मैं यहां पे अपने सक्सेस को लिख लेता हूं हेड आना। एक बार सिक्का उछाला तो टेल आ गया, यानी कि 0% प्रोबेबिलिटी या 100% प्रोबेबिलिटी आएगी। या तो रिजल्ट मेरे को यहां पे मिलेगा या फिर यहां पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1000 बार उछालूंगा तब क्या होगा? तब हो सकता है कि 70% टाइम हेड आए, 30% टाइम टेल आए। अगर मैं 10,000 बार उछालूंगा तब क्या होगा? तब हो सकता है 45% टाइम हेड आए और 55% टेल आए। अगर मैं 10 लाख बार उछालूंगा तब क्या होगा? तब तो फिर वो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर, वो कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं अपने सिस्टम के वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जाके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो, यही एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं कि अगर मान लो यहां पे 4 एटम है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। 200 एटम है तो वेरिएशन अब थोड़ा कम होगा। 10,000 एटम है तो वेरिएशन थोड़ा और कम होगा। लेकिन 10 लाख एटम है तो अब कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये ग्राफ मेरे को क्या बोलता है कि देखो, सिस्टम को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। अगर ये वॉल्यूम से कम, यहां पे वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से अगर कम वॉल्यूम रहती है, इस वॉल्यूम से अगर कम वॉल्यूम रहती है तो क्या करना पड़ेगा? ये वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है, अगर वी वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे मैं MACRO अप्लाई नहीं कर सकता। अगर सिस्टम का वॉल्यूम V डैश से कम है तो मेरे को माइक्रोस्कोपिक के लिए जाना पड़ेगा, और अगर इसके ऊपर है देन आई कैन गो फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और जहां पे ये जो वेरिएशन है वो खत्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं कि अब कंटिन्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूम। दैट इज नोन एज कंटिन्यूम। डबल यू है, डबल यू है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूम। तो बच्चों, मैकेनिकल में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हर जगह एक एजम्पशन होता है कंटिन्यूम एग्जिस्ट। कंटिन्यूम एग्जिस्ट इसका मतलब है कि यू आर फ्री फॉर MACRO एनालिसिस। आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए फ्री हो। इसलिए इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो तीन बातें अभी अपन ने डिस्कस करी, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस सबसे आसान है, लेकिन तभी की जा सकती है जब कंटिन्यूम एग्जिस्ट कर रहा हो। जब कंटिन्यूम एग्जिस्ट कर रहा हो, सफिशिएंटली लार्ज सिस्टम हो, कंटिन्यूम एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हमको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट? चलिए, अब थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले शब्द, जब भी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपने तीन शब्द पढ़े होंगे।
थर्मोडायनामिक्स में 3 शब्द आपने पढ़े होंगे, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। क्या होता है सिस्टम? आई नो एवरीबडी नोज द डेफिनेशन। क्या होता है सिस्टम? जिस ऑब्जेक्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं वो सिस्टम होता है। बिल्कुल इतना ही आसान है। जिस चीज की आप एनालिसिस कर रहे हो वो क्या होगा? सिस्टम होगा। उसको छोड़ के बाकी जो कुछ है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया तो यूनिवर्स बन गया। सिंपल। चलिए अब देखते हैं कितना समझते हैं आप लोग इस डेफिनेशन को। जानते तो हैं पर समझते कितना है वो चेक कर लेते हैं। ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी में है पानी और इस बाल्टी के अंदर मैंने डाला है एक हीटिंग कॉयल। दिस इज बकेट, ये वाटर, दिस इज हीटिंग कॉयल और बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर है। यहां मेरा सिस्टम क्या है? पूरा क्या? वाटर, बकेट और अच्छा, सबको मिला के सिस्टम बन गया। ओके, वेरी गुड। और कोई? अगर हम यही करेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों अभी हमने क्या बोला? सिस्टम क्या होता है? जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। करेक्ट है। तो मैंने आपको यहां बताया कि मेरे को एनालिसिस क्या करनी है। ऐसी ही बकवास क्वेश्चन लेके आप लोग आते हैं मेरे पास में, सर इसमें सिस्टम क्या है, सर बताओ ना सर। मेरे भाई पहले आएगा प्रॉब्लम, फिर आएगा सिस्टम या सराउंडिंग। राइट। इसमें करना क्या है मेरे को? जब तक मेरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं पता तो सिस्टम कैसे आएगा? सिस्टम क्या है? जिस चीज की मैं एनालिसिस कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, वो मेरा सिस्टम बन गया। अब यहां पे मेरे को आप बताओगे ना सर मैं करना क्या चाह रहा हूं, देन ओनली आई कैन टेल यू कि भैया ये सिस्टम होगा। जिस अगर मेरे को ये पता करना है कि वाटर में कितना हीट ट्रांसफर हुआ तो इन दैट कंडीशन वाटर मेरा जो है वो सिस्टम बन जाएगा। कॉयल और एटमॉस्फेयर सब सराउंडिंग बन जाएंगे। तो पहले, सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आएगी, देन देयर विल बी द सिस्टम और सराउंडिंग। बात क्लियर हुआ? अगर ऐसा कोई लाके डायग्राम बना के मेरे से पूछे कि भैया सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है तो वो नॉनसेंस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि सबसे पहले मेरे पास में आनी चाहिए प्रॉब्लम। जब तक मेरे पास में प्रॉब्लम नहीं है तब तक सिस्टम का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता। क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तब तो मेरे को पता चलेगा ना कि मेरे को क्या चीज एनालाइज करनी है। जिसके बारे में मेरे को एनालिसिस करनी है वो बन जाएगा मेरा सिस्टम और उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें होंगी सराउंडिंग। राइट। अगर अभी सवाल ये पूछा कि हीटिंग कॉयल से कितना हीट ट्रांसफर हुआ तो फिर मेरा कॉयल बन जाएगा सिस्टम और बाकी सब कुछ जो है वो सराउंडिंग हो जाएगा। तो जब प्रॉब्लम आएगी उसके बाद ही हम सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है। जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हो वो क्या है? सिस्टम। उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ दिया देन इट बिकम्स द यूनिवर्स। इज इट क्लियर? चलिए अब सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। अलग अलग टाइप के सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम? वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ना हो। ठीक बात है, ठीक बात है। और कोई?
गलत है, गलत है। हीट ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर ना हो। हाँ, वो तो उसने बोल दिया ना, सराउंडिंग की वजह से सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब तुम जो डेफिनेशन दे रहे हो 90% लोग यही दे देते हैं। क्या बोलते हैं, चलो समझते हैं तुम्हारा डेफिनेशन गलत क्यों है। नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर एंड नो मास ट्रांसफर। कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और कोई मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, देखो उसका जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है, दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। अब यहां पे तुम्हारा जो डेफिनेशन है कि नो हीट ट्रांसफर, वो गलत कैसे हो जाता है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। बेटा ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और सिलेंडर को मैंने परफेक्टली इंसुलेट कर दिया है। परफेक्टली इंसुलेट कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। नहीं, इंसुलेट करने से आइसोलेटेड नहीं होता है, गलत सोच है। इंसुलेट कर दिया इसका मतलब कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर। परफेक्टली इंसुलेट कर दिया है मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इंसुलेशन और आइसोलेशन में अंतर है, यू गॉट द पॉइंट। इंसुलेशन मतलब नो हीट ट्रांसफर, तो इसको मैं इंसुलेट कर दिया हूं तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। और ये जो पिस्टन है और सिलेंडर है ये परफेक्टली लीक प्रूफ है। लीक प्रूफ है बोले तो कोई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो बेटा ये सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा और नो मास ट्रांसफर, करेक्ट। लेकिन बच्चों मान लो गैस का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस ने यानी कि मेरे सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो ये इंसुलेटेड तो था बट इट इज नॉट आइसोलेटेड। इट इज इंसुलेटेड बट नॉट आइसोलेटेड। यहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, मास ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो सही डेफिनेशन बेसिक अगर एक लाइन में समझानी है तो हिंदी में समझने का मतलब हुआ कि सिस्टम को सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब दूसरा सवाल ये होता है, आप मेरे से क्या पूछोगे कि सिस्टम और सराउंडिंग आपस में लेना देना कर कैसे सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में अपने मास को एक्सचेंज कर लें, मास का लेना देना कर लें, या फिर एनर्जी का लेना देना कर लें। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जो ना एनर्जी का आदान प्रदान करता है और ना मास का आदान प्रदान करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इसको याद रखिएगा कि नो हीट ट्रांसफर नो मास ट्रांसफर इज द रॉन्ग डेफिनेशन। और मैं कई बार देखा हूं कि कई कई बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, विच इज इनकरेक्ट। द राइट डेफिनेशन इज नो एनर्जी ट्रांसफर एंड नो मास ट्रांसफर। मेरे भाई हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देख, अब एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में, राइट। तो जब मैं बोल रहा हूं कि नो एनर्जी ट्रांसफर तो इसका मतलब कि ना हीट ट्रांसफर ना वर्क ट्रांसफर, या इसको मैं एक्सप्लेन करके और लिख दूं तो इसको मैं दूसरे वर्ड में लिख सकता हूं, नो हीट नो वर्क या नो मास। एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से होता है, वर्क के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में। और आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता तो इसका मतलब वो हीट ट्रांसफर भी नहीं करेगा और वर्क ट्रांसफर भी नहीं करेगा। बाउंड्रीज, सिस्टम की बाउंड्री तो चेंज हो सकती है ना, सिस्टम की बाउंड्री तो चेंज हो सकती है ना। अभी आएंगे अपन वो हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम को हम दो तरीके से मानते हैं।
सिस्टम को हम दो तरीके से मानते हैं। एक हम मानते हैं सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, जिसको हम कहते हैं सिस्टम टेक्निक, और दूसरा मैं सिस्टम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को मानता हूं, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक। राइट, चलो उस पर अपन आएंगे। अगर सिस्टम देखो, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास। तो यहां पे मैंने जो सिस्टम जब माना है, तो सिस्टम क्या है? गैस है। अब गैस जहां जहां तक रहेगी वो मेरा सिस्टम होगा, और सिस्टम की बाउंड्री जो है वो चेंज होती जाएगी। तो सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो सकती है, राइट। लेकिन सिस्टम की बाउंड्री अगर चेंज हो रही है तो दैट विल नॉट बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ रही है? सिस्टम की बाउंड्री अगर चेंज हो रही है तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। आइसोलेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस पिस्टन को यहां पे लॉक करना पड़ेगा। इस पिस्टन को यहां पे लॉक करना पड़ेगा ताकि कोई वर्क ट्रांसफर भी ना हो और कोई मास ट्रांसफर भी ना हो। एम आई क्लियर? आ रही है बात यहां तक समझ में? दोस्तों क्लियर है ये? चलिए जी, अब वही तो मैं पूछने वाला था, क्या है सही एग्जांपल? क्या है एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का? एक ही एग्जांपल है जो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है, जो हमेशा सही होगा, दैट इज यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो ऑब्वियसली कोई हीट ट्रांसफर और या सॉरी कोई एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर होगा नहीं। तो एग्जांपल ऑफ बाकी अगर कोई फ्लास्क है, क्लोज फ्लास्क है, तो वो भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बन जाएगा। पर बेसिकली कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, तो फ्लास्क क्लास जो है वो बच्चों वाले एग्जांपल होते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज यूनिवर्स, राइट। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक सिस्टम हम बोलते हैं वो होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, ये तो बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मास फिक्स होना चाहिए, मास फिक्स होना चाहिए, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, तो उसको हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। ये डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत? डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल? क्या है एग्जाम्पल? सिर्फ एक है एग्जाम्पल, दैट इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो सिर्फ एक एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। आप कह सकते हो कि सर कोई क्लोज सिलेंडर है, क्या वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है? अगर एक क्लोज सिलेंडर है तो क्या वो एक सिलेंडर है तो क्या वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है? यस सर नो? नहीं, क्यों नहीं? वर्क आउटपुट नहीं देगा तो हीट ट्रांसफर तो कर सकता है ना, हीट ट्रांसफर तो कर सकता है ना। तो अगर हीट ट्रांसफर कर दिया तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, राइट। तो अगर एक क्लोज सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, कोई बॉक्स है, तो वो भी तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना वो भी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जब भी आपको लिखा हुआ मिले क्लोज सिस्टम, तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल के बारे में सोचना है, वो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट।
और कुछ नहीं सोचना है, क्लोज सिस्टम लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, कि अगर मान लो कोई क्लोज चैम्बर है तो वो भी तो क्लोज सिस्टम हो सकता है। तो भैया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप पिस्टन को फिक्स कर दो। पिस्टन को अगर आप इमूवेबल बना दोगे तो क्या होगा, तो ये चैम्बर बन जाएगा ना, एक क्लोज चैम्बर बन जाएगा ना, क्लोज चैम्बर बन जाएगा ना। तो बेसिकली मेरे यहां पे बोलने का जो ऑब्जेक्टिव है कि जब भी आप कहीं लिखा हुआ पढ़ो क्लोज सिस्टम, तो इसका मतलब आपके दिमाग में सडनली स्ट्राइक करना चाहिए कि ही इज टॉकिंग अबाउट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई क्लोज बॉक्स है, वो भी क्लोज सिस्टम हो सकता है। अगर एक बॉक्स है, ये बॉटल है सपोज, है ना, ये बॉटल है, अब इसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी रखा हुआ है, तो हीट ट्रांसफर करेगा ये, लेकिन मास इसका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हुआ, है ना। आप इसको एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान लो और पिस्टन को फिक्स कर दो, तो बॉटल बन गया कि नहीं बन गया। अगर यहां पे एक पिस्टन लगा हो और वो पिस्टन मूव ना करे, तो दैट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ द बॉटल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको यहां पे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, क्लोज सिस्टम जहां लिखा है आपके दिमाग में स्टूडेंट स्ट्राइक करना चाहिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। दूसरा कोई एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्लोज सिस्टम का नहीं है। एम आई क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है ओपन सिस्टम। क्या डेफिनेशन बनेगा ओपन सिस्टम का? सॉरी, हाँ, तुम लोग के चक्कर में भी हीट लिख रहा हूं। एनर्जी एंड मास कैन क्रॉस सिस्टम बाउंड्री। एग्जाम्पल, अब सुनो यार ध्यान से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जितनी भी डिवाइसेस पढ़ते हो सबके नाम लिख दो। क्या पढ़ते हो? बॉयलर लिख लो, स्टीम इंजन, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को छोड़ के बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, हीट एक्सचेंजर, और बोलो, हीट एक्सचेंजर और क्या नाम जानते हो? फैन, ब्लोअर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, नोजल, डिफ्यूजर। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग इज ओपन सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। एनी आइडिया व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज? देखो, मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। अभी मेरे को इस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करना है, मेरे को बताना है कि सिस्टम का स्टेट क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स की भाषा में मैं इसके स्टेट को कैसे बताऊंगा? मैं बताऊंगा सर इसका प्रेशर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। प्रेशर और टेम्परेचर को बता के मैं इस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता हूं। अब अगर प्रेशर बदल गया तो सिस्टम का स्टेट भी बदल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
अब अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि हमेशा आपको ध्यान में रहेगा। सिस्टम को आप मानो एक पॉइंट, सिस्टम को आप मानो थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में एक पॉइंट। तो प्रॉपर्टी जो है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो स्टेट होता है उसको आप एक पॉइंट से कंसीडर करो, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। राइट? एग्जांपल देखो, ये पॉइंट वन को मेरे को डिफाइन करना है, ये पॉइंट वन को मेरे को डिफाइन करना है, तो मैं क्या दूंगा, इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट दे दूंगा। क्लियर? अब इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर मैं चेंज कर दिया, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर मैंने चेंज कर दिया तो क्या होगा? अगर मैंने किसी भी कोऑर्डिनेट को चेंज किया तो मेरा पॉइंट चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसी प्रकार से किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और यदि कोई भी प्रॉपर्टी बदल गई तो इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। अब सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम यहां से उठ के वहां चला गया, सिस्टम अपनी जगह पे ही है, लेकिन अगर यहां पे टेम्परेचर अभी 25 से 30 डिग्री हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया है। कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है तो दैट इज नोन एज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे कि सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ। क्लियर हुआ? चलिए, अब प्रॉपर्टीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी extensive properties depends on mass of the system। वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ऐसी, ये याद रखना है अपने को, हमेशा याद होना चाहिए। शेप साइज, चलिए, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक्स में? फर्स्ट, वॉल्यूम, एनर्जी, किसी भी काइंड की एनर्जी है वो मास पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी, वॉल्यूम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। चाहे इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सब काय में आएंगी। एनर्जी में क्या क्या हो सकता है? इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। राइट बच्चों? वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास को चेंज करने से बदल जाती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड on mass, does not depend on mass. Examples: pressure, temperature, density, all specific extensive properties, all specific extensive property।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल दो। डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले को पूरा देख बेटा, फॉर्मूले को पूरा देख। ये पानी यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, आधा लीटर, आधा केजी हो या 1 केजी, डेंसिटी क्या होगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब होगा क्या, यहां पे तू फॉर्मूला देख रहा है, डेंसिटी क्या है? रेशियो है एम बाई वी का। अगर तू मास को डबल करेगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, रेशियो जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? ये पानी यहाँ पे आधा आधा केजी हो या 1 केजी, डेंसिटी इसका कितना रहेगा? लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? अगर आधा केजी वॉल्यूम है, आधा केजी पानी है तो हाफ लीटर वॉल्यूम होगा, 1 केजी पानी है तो 1 लीटर वॉल्यूम होगा, राइट? तो वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम क्या हुआ? मास पे डिपेंड कर रहा है ना। मास को डबल कर दे, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो हुआ वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट? किसी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल दो। सो वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो वॉल्यूम को अगर मैं मास से डिवाइड कर देता हूं तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम कह देते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट? जब भी आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देते हो तो उसको हम क्या शब्द लगा देते हैं उस प्रॉपर्टी के आगे? स्पेसिफिक। अगर एंट्रोपी को मास से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो स्पेसिफिक एंट्रोपी। एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी। क्लियर? जब भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप उसके मास से डिवाइड कर दोगे वो बन जाएगा स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर? तो जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उनको मैं उनके मास से जब डिवाइड कर देता हूं तो वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाती हैं काहे में? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। अब देखो, वॉल्यूम जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड कर रही है। मान लो 1 केजी वाटर है, 1 केजी वाटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 लीटर, राइट? और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? 1 लीटर पर केजी, 1/1, राइट? अगर 2 केजी वाटर है तो क्या होगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम वो 1 ही रहेगा। तो अगर मास को आपने 1 केजी से 2 केजी कर दिया लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोस्तों, जब आप स्टीम टेबल का यूज करेंगे कल या परसों की क्लास से, तो स्टीम टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टीज दी होती हैं ऑल प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वहां पे एंथैल्पी, एंट्रोपी सब दिया होता है, लेकिन वो कौन सा एंथैल्पी होता है? स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है। एम आई क्लियर? तो बच्चों बात समझ में आई? प्रॉपर्टी क्या है? सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। सिस्टम का स्टेट बदल गया, इसका मतलब सिस्टम यहां से उठ के वहां पहुंच गया। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम का स्टेट बदल गया, मतलब क्या हो गया? प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगर चेंज हो गई तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बच्चों अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? क्लियर है? प्रेशर मैंने क्या लिखाया था? कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हो? पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी। जानते हो? नहीं जानते हो? चलो कल की क्लास, कल या परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। पी जो है वो प्रेशर है, वी जो है वो वॉल्यूम है, एम मास है, आर कांस्टेंट है, टी क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है? ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है एम केजी, राइट? और इसका टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर टी नॉट।
करेक्ट। अभी ये प्रेशर दिखा रहा है P, राइट। अब मैं इसके मास को M से 2m कर देता हूं, टेम्परेचर T नॉट रहा, प्रेशर क्या होगा? वही कैसे रहेगा बाबू? वही कैसे रहेगा? टेम्परेचर सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा, आर वॉल्यूम तो सिलेंडर का सेम डब्बा है ना, उसी डब्बे में डाल रहा हूं तो वॉल्यूम नहीं बदला, ठीक है। टेम्परेचर पहले भी एम्बिएंट टेम्परेचर था, अभी भी एम्बिएंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बदला, आर तो कांस्टेंट था ही, ठीक है ना। तो भैया इसको एम करूंगा, एम से 2m करूंगा तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सा इक्वेशन है यार, सिंपल सी बात है भाई। V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। अब M को डबल करोगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से प्रेशर क्या होगा? डबल होगा। M को 3 टाइम्स कर दूंगा तो प्रेशर क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। तो जितना M को बढ़ा रहा हूं उस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी हुआ? कौन सी प्रॉपर्टी हुआ? हाँ, एक्सटेंसिव हुआ। तो किताब में गलत लिखा है ना, किताब में इंटेंसिव लिखा है, गलत लिखा है ना। नहीं, चलिए इसको सोचिएगा, प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पे मैंने आपको प्रूफ किया कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आगे की क्लास जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो मैं ये काम कर रहा हूं इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे ये प्रूफ कर पा रहा हूं कि मास को डबल करने से प्रेशर डबल हो रहा है, इसमें मैं कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है। ये फॉर्मूले में कोई खेल नहीं किया हूं, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूले में कोई बेवकूफ नहीं बनाया हूं तुमको। हाँ, क्या बोल रहे हो? डेंसिटी चेंज हो जाएगी, हाँ। तो ये तो सारा अपना कॉन्सेप्ट बदल जाएगा जो अपन पढ़े थे, मास के साथ डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। चलो कल की क्लास में अपन देखेंगे कि सही तरीका क्या है और यहाँ पे गलती क्या हुई है। ये अपन जब हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर पढ़ेंगे एट दैट टाइम मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या गलती करी है, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये एग्जाम्पल में क्या गलती हुई है, क्या खेला हुआ है, ये अपन जब हीट एंड वर्क का टॉपिक पढ़ेंगे एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। अभी इतना याद रखिए कि प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। किस प्रॉपर्टी के बदलने से सिस्टम का स्टेट बदलेगा? किसी भी प्रॉपर्टी, कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो या टेम्परेचर हो, एंथैल्पी हो या एंट्रोपी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी बदल गई इसका मतलब हम क्या कहेंगे? सिस्टम का स्टेट बदल गया। तो अगर सिस्टम के स्टेट को कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, राइट। प्रॉपर्टी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? फटाफट ये याद होनी चाहिए मेरे को। कौन कौन सी एनर्जी जो अपन थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। क्या है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम और एंट्रोपी, राइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए कल की क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी अपन और डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो थर्मोडायनामिक्स एकदम केक है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना मैं 2-3 क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हर चीज मेरे को दिखाई देनी चाहिए। आज की क्लास में जो डिस्कस किया है, क्या किसी मुद्दे पर कोई डाउट है? घर जाके पढ़िएगा, कोई डाउट आता है उसको कल से पहले, क्लास से पहले मेरे से क्लियर करिएगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ये अगर आपने क्लियर कर दी तो इतना आसानी से अपन थर्मोडायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे जो अपन सोच नहीं सकते। बस टर्मिनोलॉजी अपनी क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलिए ठीक है, फिर कल की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं।